जय हिंद एवरीवन। अब पाँचवें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है और आइए हम आज बात करेंगे एल्डोलेज के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो प्रिपरेटरी फेज होता है उसमें जो है जो हमारा ग्लूकोज है अल्टीमेटली वो 2-3 कार्बन के प्रोडक्ट में टूट जाता है और दोनों ही प्रोडक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही प्रोडक्ट क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेटेड होते हैं। तो देखिए ये फॉस्फोराइलेटेड, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है भाई, और ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है, तो ये इसको बोलते हैं ग्लाइसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। और इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, है ना, फॉस्फेट। तो देखिए ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है वो हम लोग अभी देखते हैं, आगे के स्टेप्स में हमको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो देखिए ये रिएक्शन जो होता है, ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल। ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल है और इस रिएक्शन का नेचर क्या है और कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बॉन्ड की लाइसिस हो रही है। क्या हो रही है, लाइसिस हो रही है, लेकिन कहीं भी आपका वाटर इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ जो एंजाइम होता है उसका नाम है एल्डोलेज। क्या नाम है भाई, एल्डोलेज ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग एक जो एंजाइम के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ रखा है कि हमारा क्या था, ऑक्सीडो रिडक्टेज था, ट्रांसफरेज था, और क्या था, OTHLIL। तो लाएज एक एंजाइम है, क्या है, लाएजेस, है ना, लाएज एंजाइम। अगर भाई कोई एंजाइम, लाएज किसको बोलेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इन बॉन्ड्स को यदि विदाउट इन्वॉल्विंग वाटर, है ना, बिना वाटर को इन्वॉल्व किए, बिना ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के, है ना, अगर ये बॉन्ड्स को ब्रेक किया जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं लाएज द्वारा कैटालाइज हो रहा है। किसके द्वारा कैटालाइज हो रहा है, एक क्लास है एंजाइम का जिसको हम लोग बोलते हैं लाएज, है ना। यहाँ पे वाटर नहीं इन्वॉल्व है, वाटर इन्वॉल्व हो जाता तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलेज बोलते हैं। जैसे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, स्टमक में सिक्रीट हो रहा है, इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे कि बिना वाटर को इन्वॉल्व किए, बिना ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक किया जा रहा है, तो वो एंजाइम का क्लास क्या होगा, लाएज होगा। अब ये रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए यहाँ पे जो एल्डोलेज एंजाइम है वो कर क्या रहा है, तो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ और सिक्स। तो हम लोगों ने पिछले रिएक्शन में क्या प्राप्त किया था, प्रोडक्ट फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, है ना। तो ये क्या है, ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है। और इसको जो है कहाँ से ब्रेक किया जा रहा है भाई, यही बॉन्ड बना था जब रिंग फॉर्मेशन हो रहा था, और थर्ड कार्बन, मतलब थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जा रहा है। तो हमको ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये रिएक्शन कैटालाइज कैसे हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है इसका, क्योंकि लाएज हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एल्डोलेज दो तरह के होते हैं।
एल्डोलेज अगर हम कहें तो एल्डोलेज टाइप 1 है और एल्डोलेज टाइप 2, ठीक है ना। तो जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, एनिमल्स और ऑल प्लांट्स, इसमें कौन सा क्लास पाया जाता है? फर्स्ट क्लास पाया जाता है। और जितने बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं उसमें कौन सा क्लास पाया जाएगा? क्लास 2 पाया जाएगा। और जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तब हम देखेंगे कि एल्डोलेज क्लास 1 और एल्डोलेज क्लास 2 में क्या अंतर है। देखिए, जब हम एल्डोलेज एंजाइम का रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो आप ये देख के घबराइए नहीं, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमको प्रोडक्ट मिला वो क्या था? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, है ना, यही था हमारे पास प्रोडक्ट जिसको हमारे PFK1 ने हमको बना के दिया, ठीक है। तो PFK1 ने जब बना के दिया तो इसके बाद एल्डोलेज इसको ब्रेक करेगा 2-3 कार्बन के प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे है जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये वाला, ठीक है, और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो देखिए, ये जो येलो कलर से आपको यू शेप दिखाया गया है ये एक्टिव साइट है किसका? एल्डोलेज एंजाइम का। दिस इज एक्टिव साइट ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। ये किसका एक्टिव साइट है भाई? एक्टिव साइट ऑफ एल्डोलेज, एल्डोलेज, ठीक है, एल्डोलेज का एक्टिव साइट है। और इसके एक्टिव साइट में यहाँ लाइसिन प्रेजेंट है। तो लाइसिन का स्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे। देखिए, ये हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये आपका अमीनो ग्रुप है। और इसके साथ साथ यहाँ पे 4 CH2 होंगे 4 times, and then we have NH2 and this act as न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये लाइसिन है यही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और पहला जो स्टेप करेगा एंजाइम एल्डोलेज, ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो स्टेप्स होंगे इसके ये रिवर्सिबल है ना। सारे स्टेप्स क्या हैं? रिवर्सिबल, है ना। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो रिवर्सिबल नहीं, ठीक है। हाँ, ये भी रिएक्शन जो है ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा? लाइसिन का जो अमीनो ग्रुप है साइड चेन में, वो जो है इसके जो ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। जैसे यहाँ था 1,6 बिस फॉस्फेट, तो देखिए दोनों जगह पे फॉस्फेट जुड़ा। अब हमको इस रिएक्शन का गोल क्या है? इस रिएक्शन का गोल है भाई कि इस बॉन्ड को 3 और 4th कार्बन, ये जो ऐसे, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो देखिए, लाइसिन क्या करता है यहाँ पे? लाइसिन न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कहाँ? लाइसिन का इम्यूनो ग्रुप इस पे कार्बोक्सिल ग्रुप पे, सेकेंड का C2 पे, और ये जो है यहाँ से इस प्रोटॉन को वो करता है, ठीक है ना। ये एक एसिडिक सिचुएशन है, तो यहाँ से ये बॉन्ड जंप करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस बॉन्ड का रिज़ल्ट क्या होगा भाई? इस बॉन्ड का रिज़ल्ट होगा कि अब ये जो अमाइनो ग्रुप है आपका, देखिए यहाँ पे ये अमाइनो ग्रुप इस कार्बन से जुड़ गया, लेकिन ये जब जुड़ेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या करेगा? इनसे इलेक्ट्रॉन अपने पुल करेगा, तो यहाँ से प्रोटॉन का निकलना आसान हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, हो जाएगा ना। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो बेस है यहाँ इसके एक्टिव साइट में, ये बेस,
तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर, इस बॉन्ड पे, ठीक है ना, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके शिफ्ट होते ही जब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, यहाँ जो मीडियम में प्रोटॉन है ना, वो क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि इस स्टेप में, जो ये स्टेप है, इस स्टेप में किसका एंट्री होगा, प्रोटॉन का, है ना। बाकी सब चीज़ें तो एक्टिव साइट में है ही, लेकिन ये मीडियम से प्रोटॉन को ले लिया गया, ठीक है। तो अभी तक हमारा गोल फिर से हम याद कर लें कि हमारा गोल है इसको ब्रेक करना, C3 और C4 कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हो रहा है, अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन, इससे पहले ये क्या था, प्लेनर स्ट्रक्चर था, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या बना दिया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, है ना, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ भाई, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जब ये प्रोटॉन यहाँ से इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये बॉन्ड जो है इसका इधर से टूट जाएगा, लेकिन इधर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्किफ बेस, क्या बोलते हैं, स्किफ बेस बोलते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, दिस इज रिवर्सल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, दिस रिएक्शन इज रिवर्सल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक इसका रिवर्स होता है एल्डोल कंडेंसेशन में, और ये इसका उल्टा हो रहा है। तो यहाँ हम लोग एक जगह मेंशन कर देते हैं, दिस इज रिवर्सल ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का क्या है, ये रिवर्सल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्किफ बेस का फॉर्मेशन है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हमने बताया आपको कि एल्डोलेज में 2 क्लास हैं, एल्डोलेज 1 और एल्डोलेज 2, तो एल्डोलेज 1 क्लास जो है वहाँ पर तो स्किफ बेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि एल्डोलेज क्लास 1 में स्किफ बेस का फॉर्मेशन होगा, और इसकी एक्टिव साइट में, एल्डोलेज क्लास 1 की एक्टिव साइट में मेटल नहीं पाया जाता। ध्यान से, यहाँ पे कौन न्यूक्लियोफाइल है, लाइसिन। लेकिन जब आप एल्डोलेज क्लास 2 में जाएंगे, क्लास 2 में, तो वहाँ पे स्किफ बेस का फॉर्मेशन नहीं होगा। एल्डोलेज क्लास 2 में स्किफ बेस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और एक्टिव साइट में क्या पाया जाएगा, जिंक पाया जाएगा। यहाँ हम ज़्यादा स्ट्रेस उस पर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम तो जूलॉजी में एनिमल्स में पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ तो क्लास 1 पाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट फेज में क्या होने जा रहा है। तो नेक्स्ट फेज में देखिए ये हमारा स्किफ बेस का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए एक्टिव साइट में जो ये हमारा यहाँ पे बेस है, ये बेस दिख रहा है आपको, ये बेस, तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से सिंस ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो यहाँ से ये प्रोटॉन को चुरा लेगा, है ना, ये प्रोटॉन को ले लेगा। जब ये प्रोटॉन को ले लेगा तो ये जंप करके कहाँ जाएगा, ठीक है, और जब ये यहाँ जाएगा तो ये पूरा बॉन्ड देखिए यहीं पे इम्पोर्टेंट है, ये आपका 3 है, ये क्या है 3rd कार्बन, और ये 4th कार्बन, तो ये जंप करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो यहीं पे देखिए लाइसिस हो रही है, किसकी, 3rd और 4th कार्बन के बीच के बॉन्ड की। जब लाइसिस होगी तो इसको तो एक्टिव साइट ने पकड़ रखा है, C2 को एक्टिव साइट ने पकड़ रखा है, डबल बॉन्ड है भाई,
ठीक है, लेकिन ये पूरा स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। तो जो ये पहला स्ट्रक्चर अलग होकर एक्टिव साइट में से बाहर आएगा, यहाँ से देखिए ये एक्टिव साइट में इस स्टेप में बाहर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड 3-फॉस्फेट, है ना। ये ग्लिसरल्डिहाइड, अगर पूछा जाए कि जो एल्डोलेज कैटालाइज करता है तो उसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पहले बाहर आता है या ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट आता है, तो कौन सा आएगा, ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हुआ। अब ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट तो यहाँ से टूट करके ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, ये यहाँ पे जो ये पूरा कार्बन था ये, है ना, ये यहाँ पे से टूट के निकल गया, 3 कार्बन का ये स्ट्रक्चर, है ना। अब भाई जो जो लेना देना हुआ था उसको वापस भी करना होगा। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। तो देखिए इन्होंने प्रोटॉन लिया था, जो ये यहाँ पे बेस है, इसने प्रोटॉन लिया था भाई, तो इनको इस प्रोटॉन को वापस करना पड़ेगा, है ना, वापस करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल उसका कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको ये जो यहाँ पे देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं ईन, ये डबल बॉन्ड है, ईन अमीन इंटरमीडिएट, इन अमीन इंटरमीडिएट, है ना। इस पेन से कभी कभी कुछ लेटर्स अपने आप आ जाते हैं, हमें लगता है अभी तक लिखे नहीं है लेकिन आ जाते हैं। तो फिर से इसको देख लीजिए, ये इन अमीन इंटरमीडिएट है, इन अमीन इंटरमीडिएट, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड स्टेप में जब हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट निकल गया तो यहाँ पे क्या बना, इन अमीन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखिए जब ये प्रोटॉन जो है यहाँ से जाएगा तो ये भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इनसे ले लेगा, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करके फिर किस पे आ जाएंगे, कार्बन पे। अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन जो इन्होंने दिया था वो इस कार्बन से जुड़ गया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा ही था, और एक हाइड्रोजन ये, तो देखिए एक ये और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। अगेन फिर क्या होगा, इसमें से जब इस बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी तो कौन निकल के बाहर आ जाएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना, एसीटोन बाहर आ जाएगा, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन बाहर आ जाएगा और आपका सेकेंड प्रोडक्ट भी बाहर आ जाएगा और एंजाइम पूरी तरह से क्या हो गया, फ्री। तो ये भी दिखा रहा है कि देखिए जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होते हैं उसमें एंजाइम यूज़ नहीं होता, है ना। तो क्या यूज़ हुआ एंजाइम, नहीं। इसके एक्टिव साइट में यहाँ पे बाइंड किया, इसका जो सबस्ट्रेट था फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, लेकिन अगेन जब प्रोडक्ट बन गया तो नाउ एंजाइम इज अगेन फ्री टू कैटालाइज अनदर रिएक्शन, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद जो है जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो जो प्रिपरेटरी फेज है अब आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, ठीक है, क्योंकि एल्डोलेज ही जो एंजाइम है वो यहाँ पे आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी करा रहा है। इन दोनों के बीच क्या करा रहा है यहाँ पे, आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, है ना। तो जो हमने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि आपका जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, उसका आपस में कन्वर्जन हो सकता है, जो हमने ट्रायंगल के टॉप पे दिखाया था। तो ये स्टेप भी यही कैटालाइज करता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है।
तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड भी बन सकता है और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन दोनों का फॉर्मेशन कर सकता है। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।